बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। एवरी ट्यूसडे 6 टू पी एम मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में, होम ऑफिस में पेंडिंग है या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो फिर हमेशा की तरह हमारी एडवाइस है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप फिज़िकली आके हमें ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स के लिए लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या कोई भी जो भी सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पे सर्च करेंगे रियाज़ गुल, तो हमारी डिटेल्स आ जाएगी। आपके पास राइट है कि आप अपने तमाम जो पेपर वर्क्स हैं लेके हमारे पास आएँ, ताकि उनको देखते हुए एक बेहतर एडवाइस की जा सके। हमेशा की तरह प्रोग्राम से पहले आज जो शेयर करना चाहूँगा अपडेट्स वो ये है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क जो कि ग्रेजुएट रूट जिसको कहते हैं, वो फ्रॉम द 1 जुलाई से अब स्टार्ट हो गया है। जो लोग स्टूडेंट जो टीयर 4 पे यहाँ पे हैं, जो लोग अब उन्होंने एप्लीकेशन अपना कोर्स फिनिश किया है दिस समर में आफ्टर द जून, वो एलिजिबल हैं कि वो अब एप्लीकेशन करें, उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अब इन पे कंडीशन क्या आती हैं? नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आपने यूके से 3 साल की ग्रेजुएशन, मास्टर 1 साल का या 2 साल का या 4 साल का ऑनर्स, आपने ग्रेजुएशन लेवल तक के जो कोर्स है अभी इस समर में फिनिश किया है, और आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है। आपको, आपके डिपेंडेंट को साथ वीज़ा मिल जाएगा। आपके पास राइट है कि अब क्योंकि फ्रॉम द 1 जुलाई से जो ग्रेजुएट रूट है या जिसको पोस्ट स्टडी वर्क का नाम दिया गया है, ये एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं। यू कैन मेक द एप्लीकेशंस। अब सिर्फ कंडीशन कि आप यहाँ पे लीगल हो, वीज़ा आपके पास हो, डिग्री अपने ये कोर्स अपने यहाँ पे फिनिश किया है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो उनके डिपेंडेंट हैं उनके पास भी राइट है कि जब जो मेन एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट था, जब वो स्विच करेगा पोस्ट स्टडी के ऊपर, तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके पास भी राइट है कि वो ऑटोमेटिकली साथ ही एप्लीकेशन करेंगे टू बिकम अ डिपेंडेंट ऑफ द पोस्ट स्टडी वर्क, और उनको भी यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। अब ये एक सेकंड फेज़ है। पहले आप स्टूडेंट आए, फिर सेकंड में अपने पोस्ट स्टडी वर्क पे जा रहे हो, और उसके बाद सवाल ये आएगा कि ये जो वीज़ा है क्या ये सेटलमेंट रूट में काउंट होएगा? अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 साल का टाइम होएगा, ये आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी में तो काउंट होएगा, लेकिन सेटलमेंट 5 साल के रूट पे काउंट नहीं होएगा। लेट मी टू जस्ट फॉर द एग्जांपल, जो लोग सपोज करें कि अगर 7-8 साल से यहाँ पे अगर आप हो, या 9 साल से, और आप लीगल हैं यहाँ पे, और 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क जो मिला है और उसके एक्सपायर होने से पहले अगर आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो यस यू विल बी एलिजिबल टू मेक द एप्लीकेशन अंडर 3C कि आपने 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी लीगल कंसेक्टिवली यहाँ पे गुजारे और आप क्वालिफाइड करते हो कि एप्लीकेशन करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 साल से या 4 साल से स्टूडेंट हो, और जो 2 साल जो आप टाइम गुजारोगे और इसको जो 5 साल के बाद आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 2 साल के पोस्ट वीज़ा मिलेगा, इसके बाद आपने किसी न किसी सेटलमेंट रूट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, स्विच करना है, और आपने वहाँ पे मूव करना है। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क से टीयर 2 पे जाते हो, तो फिर आपको टीयर 2 के अंदर फर्दर 5 साल गुजारने पड़ेंगे टू बिकम एलिजिबल फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। तो वो जो 2 साल आपने पोस्ट स्टडी में गुजारा, और 3 साल के जो टीयर 2 होगा, उसके बाद 5 साल पे इंडेफिनिट होएगा, आपको फर्दर 5 साल गुजारने पड़ेंगे एज ए टीयर 2 जनरल माइग्रेंट, या जिसको स्किल्ड वर्कर कहते हैं। या अगर आप जाते हो इनोवेटर के ऊपर, या स्टार्टअप वीज़े के ऊपर जाते हो, तो तब भी आपको 5 साल पूरे करने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी जो लोग यहाँ से डिग्री कर रहे हैं, जिन्होंने मास्टर किया कर रहे हैं अभी, उनके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन करें। और अगेन प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फ़ीस आई थिंक 600 समथिंग है, और ये अपने पे करनी है, और उसके बाद एप्लीकेशन होगी। तो नाज़रीन, लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नियाज़ भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमारा ना 7 ईयर बेस पे लगा हुआ है, तो पहली एक्सटेंशन है हमारी 15 सितंबर को, ठीक है। राइट। तो हमने ना फी वेवर के लिए कल ही अप्लाई किया, यस्टरडे, ठीक है। ठीक। तो मैं भी जो है पार्ट टाइम कर, मेरी बीवी भी कर रही है, हम ना ऑलरेडी ले रहे हैं यूनिवर्सल क्रेडिट। राइट। मैंने ये पूछना था कि 15 सितंबर को फिनिश होगा, तो अगर हमारा वीजा, तो अगर उससे पहले फी वेवर का कोई जवाब नहीं आता, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो गुजर जाए टाइम 15 ठीक। सितंबर के तक कोई जवाब ना आए, ठीक। तो उसमें पूछना था कि यानी कि फिर सवाल उसके हो बाद गया, क्या होगा, ये ना मैं हो कि बता जी जी। समझेंगे कोई और सवाल आपका? बस यही था। और दूसरा हमारा बच्चा ही हुआ था 7 ईयर के बेस पे जब लगा था, उसके बाद उसका भी था कोई स्टेटस नहीं, उसका भी हमने फी वेवर के लिए अप्लाई करना है। वो माशाल्लाह वो भी 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसका स्टेटस कोई नहीं है। उसके लिए यानी कि हमें क्या करना चाहिए? फी वेवर के लिए हमने उसका भी अप्लाई कर दिया, वैसे पासपोर्ट उसका बना हुआ था पाकिस्तानी जो है, तो वो हमने अप्लाई कर दिया है। तो उसके लिए भी मैंने पूछना था कि क्या कोई और कुछ पेपर चाहिए, या इसके लिए हमें अगर फीवर का लेट आए तो हम उसमें फिर क्या हो सकता है हमारे लिए, ये मैंने ठीक। पूछना। अगर वो जवाब ना आए तब तक हमें 15 सितंबर चलो तक, आप तो टीवी पे यही आंसर मेरा सुन सवाल सकते हैं, टीवी पे आंसर सुन लें। ओके, पहली बात तो मेरे भाई थोड़े तहम्मुल के साथ आराम से आप रिलैक्स करें, क्योंकि आप थोड़ा सा ना रश में बात कर रहे हैं। इशू ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे वीज़े के साथ है या वो एक्सटेंशन अप्लाई करना जा रहा है और वो समझता है कि उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो पे नहीं कर सकता होम ऑफिस की फ़ीस, तो उसके पास राइट है कि फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर दे, जैसे आपने कर दी। इस एप्लीकेशन को मोस्ट लाइकली 6 वीक के अंदर डिसाइड कर रहे हैं, 4 वीक आ जा रहा है, और मेरे ख्याल में 90% केसेस में 4 to 6 वीक के अंदर अंदर डिसाइड हो रहे हैं, और 99% विद इन 2 मंथ के अंदर। पहली बात, आपने अप्लाई कर दिया, अगस्त के एंड में या सितंबर में आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद इंशाल्लाह उससे पहले पहले आपकी यहाँ पे जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कंसिडर हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी होती तो फिर भी अगेन आपके पास 10 वर्किंग वीक आपको ग्रेस टाइम होगा 10 डेज़ का, और उसके बाद तक वीज़ा एक्सपायर होने के 10 डेज़ बाद तक भी अगर आपको आता है तो कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड आपको क्या करना चाहिए कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने में 1 या 2 दिन रहते हैं या 3-4 दिन, तो आप वो उनको एक ईमेल कर देना कि भाई मैंने फ़ीस एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया था और मेरा अभी तक डिसीजन नहीं आया, और मेरा माई वीज़ा गोइंग टू बी एक्सपायर ऑन फॉर द 1 डे 2 डेज 3 डे जो भी उसके बाद रहते होंगे। तो क्वेश्चन है कि 2 से 3 दिन पहले ईमेल कर देना। मैंने एक से केस में किया हम लोगों ने, तो हमें उनकी तरफ से ईमेल आ गई थी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर फी वेवर इज़ पेंडिंग, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी 3C जो है और आप उसमें फॉल करते हो। 3C का मतलब यह है कि आपका जो वीज़ा मिला हुआ है, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं भी डालते तो आप इलीगल कंसिडर नहीं होगे या ओवर स्टेयर नहीं कंसिडर होगे। तो इसलिए अभी टू अर्ली है डिस्कस करना, पहले वेट कर लें, अगर नहीं आएगा तो फिर आप उसके बाद अपना ईमेल करना या फिर एक्शन लेना। अब दूसरा सवाल था कि आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं, या अपने बेटे की बाद में डाली है, ये थोड़ा सा अपने मेरे ख्याल या रश में काम किया है या अपने किसी डिस्कस नहीं किया। बट होना ये चाहिए था कि अगर आपने या आपके बच्चे का जो 4 साल का पैदा हुआ है, आपने वीज़ा तो अप्लाई करना ही था, तो आप इकट्ठे अप्लाई करते फॉर द फी वेवर के लिए, और ताकि इकट्ठी एप्लीकेशन कंसिडर होती। और मुझे तो अब भी आपके पास चॉइस होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब भेजो तो लिख दो कि ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सबके नाम एक लेटर बना के तमाम एप्लीकेशन के रेफरेंस नंबर के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इज़ या जो बिलोंग टू या रेलिवेंट टू ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन ABC, ताकि उनको बार बार आपको सारी एप्लीकेशन के लिए कॉपी ना करना पड़े। लेकिन सेकंड आपके पास उसके साथ ही साथ एक पैरेलल चीज़ किया जा रही है, क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन हैं और आपने तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने अपलोड करने थे हर एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपने उस तमाम डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअली भेज दोगे तो कोई इशू होने वाला नहीं है। अब थर्ड सवाल आपका ये आता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फ़ी वेवर एप्लीकेशन के लिए जो मेनली है वो ये है कि आपने डिस्क्लोजर देना है टू द होम ऑफिस को कि आपके जो फाइनेंशियल या इनकम सोर्स हैं वो ये हैं, उसमें जो आपकी पे स्लिप्स हैं, या पार्ट टाइम काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और आपके पास जो प्रूफ ऑफ इनकम है जो कि बैंक स्टेटमेंट है, वो मेरे पास 1 2 3 बैंक अकाउंट्स हैं और उसमें मेरे पास ये फंड्स पड़े हैं, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे द होम ऑफिस फ़ी।
लेकिन मेक श्योर करना जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें वो ये है कि आपने तमाम अपने और अपनी मिसेस के सबरे के मतलब 1 to all जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देनी है। अगर आपने कभी 7 साल पहले 10 साल पहले कोई अकाउंट खोला था, बंद कर दिया था, बट स्टिल यू आर बाउंड टू बी गिव द डिस्क्लोजर कि आई ओपन द अकाउंट इन बैंक लेट्स से ABC इन 2007-8-9, बट आफ्टर हमने उसको यूज़ नहीं किया या हमने उसको क्लोज़ कर दिया या सर्टन टाइम के बाद हमने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन आपने मेंशन ज़रूर करना है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, सोर्ट कोड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट उनको बता दें कि इस बैंक में मेरा अकाउंट था, मैंने उसको यूज़ नहीं किया या किया था 2 साल पहले, उसके बाद लास्ट बार नहीं, इसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर कोई आपका अकाउंट था आपने बंद कर दिया था, आपने यूज़ नहीं किया, आपका है आप उसको यूज़ नहीं करते और बोलो मुझे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अनफॉर्चुनेट डिसेप्शन के ज़ुमरे में आएगा। तो मेक श्योर करना अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने कभी भी ऑनलाइन फिजिकली अकाउंट खोला, उसको यूज़ किया, एक्टिव किया, नहीं किया, यू शुड बल्कि यू मस्ट डिस्क्लोज टू द होम ऑफिस। ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको पता है, आप लगा के भेजेंगे तो आपकी फ़ी एप्लीकेशन हो जाएगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन सपोज करें नेक्स्ट वीक आ जाती है और आपका वीज़ा ख़त्म होने में 2 महीने पड़े हैं, तो फिर भी आपके पास वो 10 वर्किंग डेज़ होते हैं, जो कोड आता है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द 10 वर्किंग डेज़, और उनके अंदर अप्लाई कर दें, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। बहुत मेरा शुक्रिया। क्वेश्चन ये है कि सर मैं असाइलम सीकर हूँ और राइट। मेरा केस रिफ्यूज हो चुका है और मैं अंडर अपील हूँ, अभी Under- अपील का वेट कर रहा हूँ। ठीक। इसी दौरान मुझे एक कंपनी मुझे स्पॉन्सर करना चाहती है UK वर्क परमिट के लिए। मैंने मास्टर्स किया इस कंट्री में, मैं लीगल हूँ, 7 साल मुझे हो गए हैं। क्या मैं एलिजिबल हूँ यहाँ वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए? मेरे पास राइट टू वर्क नहीं है। आपको मुझे बताएं कि आपने क्या कहा कि आप यूके में थे, पहले स्टूडेंट थे, डिग्री की थी, बाद में फिर असाइलम क्लेम किया था? जी 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 मैं पहले स्टूडेंट आया था, फिर मैंने बाद में असाइलम क्लेम किया, Right. लेकिन मैं इलीगल नहीं रहा थ्रू आउट। लेकिन Okay. मेरी 3C ब्रेक हो गई है, मेरी JR रिफ्यूज हुई आई थी। अंडरस्टैंड। ओके, एक तो आपका सवाल ये कि विद इन कंट्री का स्विच कर सकते हैं, और कोई सवाल तो नहीं आपका? नहीं नहीं विद इन द हाँ Thank ये मेरा सवाल है। थैंक यू। अच्छा, अब जब थैंक यू आपकी कॉल का। देखिए, अगर कंपनी आपको कोई जॉब ऑफर कर रही है या दे आर विलिंग टू बी ऑफर यू अंडर द कॉस्ट लेटर, तो कॉस्ट लेटर की सबसे जो बेसिक या फंडामेंटल कंडीशन है वो यही है कि जो बंदा उसको आप जॉब ऑफर करोगे या कॉस्ट इशू करोगे, if he live in the UK he should be legal and he should his visa should be switchable from whatever the visa they have from their account to the tier 2 journal. Even जो यहाँ पे लोग विजिटर आते हैं वो लीगल होते हैं, उनको भी विदिन स्विच करना अनफॉर्चुनेटली बाई लॉ वो टाइटल नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि 2 शर्तें हैं। एक शर्त कि आपके पास लीगल हो यूके के अंदर, और जो वीज़ा आपके पास हो इट शुड बी स्विचेबल टू द tier 2 जर्नल या जो भी स्किल्ड माइग्रेंट अब आ गया है। इसकी मिसाल के जैसे लोग जो यहाँ पे विजिटर आते हैं उनके पास वीज़ा होता है लेकिन वो स्विचेबल नहीं है, उनको कॉस्ट इशू हो सकता है, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप, लेकिन उनको एंट्री क्लियरेंस लेके आना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपका वीज़ा ना हो और या आपका कोई ह्यूमन केस चल रहा हो या फीस पेंडिंग हो, तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो इशू करते भी हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपको कंपनी पर बड़ा ट्रस्ट है, आप समझते हो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने मतलब आप कंपनी के लिए बड़े यूज़फुल एम्प्लॉई हो सकते हो और वो आप असेस करने के बाद करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो रिस्क लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल ये है कि क्या उस रिफ्यूज़ल से आपकी कोई फ्यूचर एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपका रिफ्यूजी स्टेटस से आपने अप्लाई किया असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, राइट ऑफ अपील मिला, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में आपकी अपील पेंडिंग है, और साथ ही tier 2 का आपको या स्किल्ड वर्कर का स्पॉन्सर असेसमेंट ऑफर आ रही है, आप उसका इंटरव्यू पास करते हो, जॉब कॉस्ट इशू होता है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं,
अप्लाई करते हो तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होगा कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो आर्गुएबल है कि देखें लाइफ को ख़तरा है वापस जाने में, लेकिन इसमें बंदे में पोटेंशियल है और ये बंदे के में स्पार्क है कि यहाँ पे रहते हुए इकोनॉमी के लिए या यूके कंट्री के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। उसका एक प्रूफ ये कि हमारे पास ये देखें कॉस्ट लेटर पड़ा है तो या उन जॉब का कंपनी का जॉब ऑफर लेटर पड़ा है। अगर ये चीज़ें होंगी तो आपका केस मोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये अंडरस्टैंड कि आपको फियर है द प्रोसिक्यूशन एंड द प्रोसिक्यूशन इन द होम कंट्री, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपने यहाँ पे रहते हुए अपने ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश कर लिया ऑन द बेस ऑफ कि आपकी क्वालिफिकेशन थी, कंपनी ने आपको असेस किया, जॉब ऑफर कर रहे हैं। ये दोनों सूरतों में कोर्ट में जाते हो तो ऑफर लेटर लेके जा सकते हो, लेकिन अगर कंपनी आपको ये रिस्क लेने को तैयार है कि यस हम कॉस्ट इशू करते हैं, अगर ज़ाय होता भी तो हो, लेकिन आप हमारे बड़े पोटेंशियल स्टाफ हो, यस उसमें एक्सप्लेन करें तमाम डिटेल के साथ। दो के इमिग्रेशन रूल्स अलाउ नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास राइट है कि वो अपनी जो पार्स हैं उनको कंसिडर करते हुए आपके एप्लीकेशन को ग्रांट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, निवेदास मिलते हैं वक्त के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आप लाइव हैं मैडम फरमाइए। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक नई बात तो सुनने में आ रही है कि 7 इयर्स का रूल जो है इसके ऊपर कोई नई जजमेंट आ गई है और इसको आज नहीं तो कल ही कभी ना कभी खत्म कर ही देंगे। तो ये कब तक खत्म होगा? इसको 7-8 माह लग जाएंगे या ये इससे ज्यादा लंबा रहेगा? क्योंकि मेरे बेटे को भी 8 मंथ बाकी है 7 इयर्स होने में, और अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पहली बात तो अभी मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो आज के दिन लॉ की बात है। कल क्या होगा कितनी लगी मैं स्टेटमेंट में शायद डिस्कस ना कर सकूं। आज के दिन ये लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो यस यू कैन मेक द एप्लीकेशंस। बच्चे यहाँ पैदा हुआ 7 साल का हो गया, बच्चा आपका फ़ौरन से आपके साथ आया, माइनर था, 7 साल गुजार लिए, अभी उसकी एज 18 साल से कम है, अंडर 7 इयर्स चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी यस यू कैन मेक द एप्लीकेशंस। जजमेंट क्या कहती है और उसके ऊपर चैलेंज होएगी या उस पर चैलेंज नहीं होएगा, या उसके बाद जब तक लॉ नहीं बनता, पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होता या होम ऑफिस अपना डिसीजन नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें इफ़ एंड बट के साथ चल रही हैं। मैं सिर्फ अभी बात ही कर रहा हूँ कि यस आज के दिन लॉ है, लेकिन जो सवाल आपका था कि अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर अगेन ये कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि कुछ लॉ हमेशा जहाँ चेंज होते हैं उसके बाद वो रिवर्स हो जाते हैं। ये पहले 7 इयर्स चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी थी, 2008 में इन्होंने इसको ख़त्म किया था, फिर दोबारा 2012 में वापस इन्होंने इसको ऑन किया। अब उसके अगर कुछ और होता है फिर दोबारा कुछ हो सकता है, लिहाजा ये सारी चीज़ें डिस्कशनेबल हैं या आर्ग्यूएबल हैं। आप आई विश के आपके बेटा जब 7 इयर्स होता है तब तक ये लाइव रहनी चाहिए पॉलिसी, और मुझे लगता नहीं कि इसको ये छेड़ेंगे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बड़ा ह्यूमर के ख़िलाफ़ होगा, बल्कि तो ये इस पे बहस हो रही थी कि जो 20 इयर्स इन्होंने बनाए हैं इलीगल बंदे के लिए वो 14 वापस होना चाहिए, इंस्टेड के वो 20 इयर्स होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों को हमेशा जो बच्चों के राइट्स को प्राइमरी कंसिडर करते हैं, और इस पे इतनी ज़्यादा इसके ऊपर हार्श डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होएगा। बट अगर होएगा तो अगेन हम एज ए लॉ स्टूडेंट या एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैं ये कहता हूँ कि तमाम जो लोग होंगे वो अपने अपने जो लोकल एमपीज़ होंगे उनको कंप्लेंट करेंगे, पटिशन करेंगे, और ये फिर अगेन पार्लियामेंट जाके डिस्कस होएगा। और इसके ऊपर बिल्कुल सबको आवाज़ उठानी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि 7 इयर्स बच्चे के साथ यहाँ पे गुजार लिए हैं। जो इसका जो मॉरल ऑफ द जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारा एज ए लॉयर या लोगों का या हमारे क्लाइंट का क्लेम ये है कि हमने बच्चों के साथ यहाँ पे 7 साल गुजारे, बच्चों ने यहाँ पे रहते हुए अपने आप को इस सोसाइटी में या कल्चर में वो एजुकेशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली हमने अपने आप को इस सोसाइटी में इतना इंटीग्रेट कर लिया है, अब वापस जाके हमारे होम कंट्री में नंबर 1 हम रीसेटल नहीं हो सकते। रीज़न सबसे मेजर इशू बच्चों का,
बच्चों ने जो ये कल्चर देखा है या जिस तरीके से उनको एजुकेशन मिल रही है, या स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे सपोज करें 5-7 साल का बच्चा आया था और उसने 7 साल यहाँ स्टडी कर ली है, जो पीक ऑफ द टाइम है फ्रॉम ईयर 4-5 से लेके अप टू द GCSE और A लेवल, अब ये जो उसने कोर्स कर लिया, जो जैसे कल्चर में स्टडी कर लिया, इस लेवल का जो स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है उसको होम कंट्री में नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट लाइकली क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो अपने मदर टंग जो उनके पेरेंट्स की होती है, वो लेट्स से पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, वो बोल लेते हैं और हार्डली वो समझ भी जाते हैं। लेकिन सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आता है वो ना, दे कांट रीड एंड द राइट। और अपने होम कंट्री में जाके अगर वो अनटर ऑनलेस वो किसी बिग सिटी में न रहते हों, तो वरना हर जो आम सिटी में या विलेजेस में उनको इंग्लिश जो एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फिर उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होएगा। ये अगर लॉ पे अगर वो डिस्कस करते हैं तो ये बड़ा हार्श डिसीजन होएगा। और इसके लिए हम तमाम जो कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं भी इफेक्ट हो रहा है, उनको हम कहते हैं कि आवाज़ उठाएं। होता ये है कि जब कानून बन रहा होता है हम खामोश होते हैं, जब बन जाता है फिर हम चैलेंज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, ये बड़ा सेंसिटिव वाला इशू आपने डिस्कस किया तो मैं इसलिए थोड़ा सेंटी हो गया, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर ये हो तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म से हमने पहले भी आवाज़ उठाई है, फिर उठाएंगे कि इसके ऊपर इसको चैलेंज करना चाहिए, प्लीज़ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तक मैडम आप परेशान ना हो, अभी तक लॉ है, जो बच्चे यहाँ पे 7 साल के ज़ाल लें वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने ना वो शादी की थी 10 साल की कैटेगरी में ना, वीजा मिला मुझे 2.5 साल का। ठीक। 3 मुझे वीजे मिल गए हैं। तो मेरा जो टाइम है वो, मैं शादी जो की थी इंग्लिश मैरिज, वो टाइम शुरू होगा या वीजे का टाइम शुरू होगा? ओके, बिल्कुल अच्छा सवाल। और एक लाइन में आंसर, जब आपको वीज़ा मिला तब से स्टार्ट होएगा, क्योंकि जब शादी की है उससे वक्त आप अगर आप इलीगल नहीं थे और बाद में वीज़ा मिलने के बाद आप लीगल हुए थे, तो फिर जब आप लीगल हुए हैं फ्रॉम दैट डेट से आपने 10 साल पूरे करने। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप लाइव हैं जी, सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये है सर, मैं बेसिकली ब्रिटिश नेशनल हूँ। राइट। तो मैं यूरोप मूव हुआ था और मैंने अपनी फैमिली को वहाँ स्पॉन्सर किया था। तो बाकी फैमिली सबको वहाँ पे फैमिली आ गई, वहाँ से सारी फैमिली यूके भी मूव होगी। लेकिन एक बंदे को उन्होंने स्टाफ कर दिया होम ऑफिस वालों ने कि जी हम इस बात से एग्री नहीं होते कि आपके सेंटर ऑफ लाइफ मतलब उस कंट्री में मूव हुई, यूरोप कंट्री में। तो एक बंदे को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, तो इसलिए हमने अपील कर दी। अपील के तकरीबन अपील के दिन ही उन्होंने विथड्रॉ करवा ली, ओवरटर्न कर लिया डिसीजन को कि जी ठीक है आप पासपोर्ट जमा करवाएं, वीज़ा दे दो। फिर हमने फरवरी के 1 को हमने पासपोर्ट भी जमा करवा दिया। तो फिर उसको मतलब 2-3 महीने लग गए, फिर उनको लेटर लिखे, उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से डिले आ रहा है। फिर हमने एमसी को इन्वॉल्व किया, तो उन्होंने कहा जी फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो हमसे प्रिंट नहीं हो रहे, इशू आ रहा है, तो उसमें जो है ना वो टाइम लगेगा। फिर उन्होंने मई के आखिर में ईमेल की। अब सवाल क्या मेरे भाई आपका? अभी बेसिकली ये है कि पासपोर्ट उनके पास है। मई के आखिर में उन्होंने हमें ईमेल की कि जी हम आपको पासपोर्ट भेज रहे हैं, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते 30 जून के बाद इस ई फैमिली परमिट पे। ठीक है, अब हम 20 मंथ से वेट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ट्रैवल नहीं। फिर मई के आखिर में उन्होंने हमें ईमेल की, हमारे पास 1 महीना था पूरा, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया और आज जुलाई की 13-14 तारीख हो गई आज, तो पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? मतलब ये नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया या नहीं किया ग्रांट उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी वीज़ा आपको हमने ग्रांट कर दिया। ईमेल पे उन्होंने कहा कि वीज़ा आपको ग्रांट कर दिया, स्टैम्प भी हो गया, आपके पासपोर्ट है, हम आपको पासपोर्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब मई के आखिर में किया हुआ है तुझे। और अभी पासपोर्ट कहाँ पे है? पासपोर्ट वहीं पे उन्हीं के पास। ठीक, ओके, राइट। देखिए, पहली बात तो ये था कि जो ग्रेस टाइम था या जो प्रोविशन टाइम था फॉर टू सेटल एंड टू स्पॉन्सर एंड टू मूव ऑल द यूरोपियन द डिपेंडेंट द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, वो द 30 जून का टाइम था। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि आपने एप्लीकेशन प्रायर टू एक्सपायर द डेडलाइन आपने की है, और प्रायर टू एक्सपायर द डेडलाइन उन्होंने आपको ईमेल पे कंफर्म कर दिया है कि योर वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, लेकिन वी जस्ट सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स। आप
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजेबल भी है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि आपकी एप्लीकेशन इन टाइम हुई है और उस एप्लीकेशन को उन्होंने पॉजिटिवली कंसिडर करते हुए इन राइटिंग में आपको कंफर्म कर दिया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब सिर्फ ये है कि उनको पासपोर्ट देने हैं, आप उनको पुश करें, चेक करें कि पासपोर्ट कहाँ पे हैं और उन पर उन्होंने स्टिकर लगाया कि नहीं लगाया। अगर तो आपका पहली बात तो ये थी कि अगर आपको वीज़ा मिल गया है और आपके पास कार्ड है तो ट्रैवल करते हैं, तो अगर लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर वो एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि भाई आपको तो पहले आना था, अब टाइम ओवर हो गया, तो आप उनको तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है विद द सीरीज ऑफ पेपर वर्क आप दिखा सकते हो। ये में हमने एप्लीकेशन डाली थी, ये हमारा नेक्स्ट हुआ था, ये हुआ था, डिसीजन पहले आया, हम ट्रैवल बाद में कर रहे हैं। यस द जो एंट्री के से फीचर होगा या जो पोर्ट पे कोई भी अगर बाय फेरी आते हैं, बाय रोड आते हैं या बाय एयर आते हैं, तो जो भी एयरपोर्ट पे फीचर होगा वो इस बात को कंसिडर करेगा। नंबर 1, अगर अनफॉर्चुनेटली आप ये समझते हो कि वीज़ा को ग्रांट नहीं करते, फिर आपके पास क्या पोजीशन बचती है? यस, फिर अगेन कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमें लगता है कि जो डेडलाइन थी वो 30 जून थी। जिन लोगों की एप्लीकेशनें जून से पहले सबमिट हुई हैं और वो रिफ्यूज़ हो गई हैं, वो अभी तक अंडर प्रोसेस चल रही हैं। वो 2 माह में डिसाइड हों, 6 माह में हों, उनके ऊपर अभी डिसीजंस आने हैं। जो डेडलाइन टू मेक द एप्लीकेशन वो 30 जून थी। अगर उसको में कोई डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, उसको चैलेंज करने के लिए राइट होएगा। अब इसलिए आपको मेरी सजेशन ये होएगी, जब तक आपके पास फिर आप उनको आपके हैंड में ये नहीं आता कि डिसीजन क्या आया है, आप उनको पुश करें, उनकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट अगर सपोज करें वो रिफ्यूज़ करते हैं तो पासपोर्ट तो वापस करेंगे ना भाई, वो तो उन्हें होल्ड नहीं करने। अगर वीज़ा नहीं देना, कम से कम हमारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या हमारा आईडीज़ हैं या पासपोर्ट्स है, आईडी कार्ड है, वो तो वापस करेंगे आपको। और वो उनसे डॉक्यूमेंट्स लें, जब वो लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वो डिसीजन लेंगे। तब आपके पास राइट टाइम होएगा कि आपने डिसीजन लेना है कि भाई क्या मैं, अगर तो पॉजिटिव है तो ट्रैवल करना है, अगर नेगेटिव है उसको चैलेंज करना है। फिर उस वक्त ये डिस्कस किया जाएगा कि यस ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये आर्गुएबल है, इस पॉइंट के बेस पे हम लोग फाइट करते हैं। जो आप मुझे बता रहे हो, जो फैक्चुअल सिचुएशन बता रहे हो, उसकी बेस पे ये स्ट्रॉन्ग केस है, बिल्कुल फाइट किया जाएगा। हर चीज़ अगर आपने इन टाइम की है और अगर नॉट ओनली यू मेक द एप्लीकेशन बट इवन दे टुक द डिसीजन बिफोर द प्रायर टू द एक्सपायर बिफोर द प्रायर टू द डेडलाइंस, तो उसके बावजूद अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, सो इट मीन्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए आप उनको पुश करके अपना डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं और जो भी उन्होंने स्टैम्प किया है, वो जो वीज़ा या जो भी एप्लीकेशन पे उन्होंने डिसीजन लेके जो इंडोर्स किया है, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लें और उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था कि वो 2011 में आए थे, राइट, और फिर उसने यहाँ ये कॉलेज में वो किया ना नॉर्मा के बाद MBA का एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उसके वो टॉय का केस आ गया ना, तो फिर तो उसके बाद उसे ले मतलब के 1 माह तक उसे डिटेंशन में भी रखा और फिर उसके बाहर निकल आया। तो फिर 2 साल तक इस तरह केस चलता रहा ना। तो फिर वालिदा की डेथ हो गई थी पाकिस्तान में, तो उसने सब कुछ अपने लॉयर से कह दिया था कि आप मुझे उनसे कहें कि मेरे डॉक्यूमेंट भेज दें और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। 2016 में वो वापस चला गया था ना। कब वापस गया वो जी? 2016 में। ठीक। और अब वो कहता है कि अगर मैं दोबारा स्टूडेंट में आऊँ तो वो टॉयज का केस तो कोई इफेक्ट पर नहीं होगा। वो उसने कौन सा सॉल्यूशन क्या, उसका कौन सा केस हुआ था उसके खिलाफ? ये टॉय का। ठीक। ओके, थैंक यू मैडम, आपकी कॉल शुक्रिया। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये थी कि जिन लोगों के टॉय का आई थिंक 25,000 पीपल के ख़िलाफ़ ये केस बना था, बहुत सारे केस लोगों को विन कर गए। उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि यस हम लोगों ने ख़ुद एग्ज़ाम दिया है, ये हमारे पास प्रूफ है। उन्होंने सेटिस्फाइड किया होम ऑफिस को और उनको यहाँ पे वीज़े ग्रांट हो गए। और उसके इवन फाइनल स्टेज पे जाके टॉय काफ़ी हद तक जो क्लाइंट थे उनकी फेवर में डिसीजन आते रहे हैं। नंबर 2 ये है कि जो लोग अगर यहाँ पे इलीगल या ओवर से यहाँ टाइम गुजारते हैं और उन पे
अगर तो अब वो गवर्नमेंट के उनको भेजा जाता है, रिमूवल होता है, उसकी ट्रैवलिंग और बाय फोर्स होते हैं तो टेनिस का बैन होता है। लेकिन वो वॉलंटियर जाते हैं तो उनको 1 साल के लिए कंडीशन होती है और उसके 1 साल के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन पे जो पहली बात है कि जो कैप था 10 साल का, वो तो नहीं है कि उसमें वॉलंटियर गए थे। अगर तो उन्होंने खुद अपनी फ़ीस खुद पे की थी, ट्रैवल टिकट खुद बाय किया था और लेटर लिखा था होम ऑफिस को, और उसके पास प्रूफ है कि उसने खुद कहा था कि मैं वॉलंटियर यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो फिर तो वो 1 साल के बाद एलिजिबल है टू मेक दैनी एप्लीकेशन। अब सवाल ये कि कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आएगी तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली टोइक उसमें अलार्मिंग पॉइंट आएगा, वो उसको थोड़ा बहुत टच करेंगे। लेकिन सपोज करें अगर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जाती है तो फिर उस पर किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होती है तो वो प्रवेल कर जाती है ऑन द अनफॉर्चुनेट, अगर आपने ओवर स्टेज यहाँ पे इलीगल टाइम गुजारा होता है, क्योंकि वो 1 साल का पे कंडीशन थी वो पूरी कर ली। और अगर आप वो किसी और कैटेगरी में स्पाउस वीज़ा पे किसी और में आते हैं तो फिर उन पर कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दोबारा टीयर 4 स्टूडेंट आना चाहते हैं तो फिर आई एम सॉरी, फिर थोड़ा सा फिंगर क्रॉस डिपेंड करता है कि वो कहेंगे पहले आप आए थे, 10 साल हो गए आपको आए हुए, स्टूडेंट आए थे, 4 साल यहाँ पे रहे हो, स्टडी आपने किया नहीं, प्रोग्रेस आपकी हुई नहीं, फिर वापस चले गए हो, 4 साल में वहाँ पे क्या किया था और आपकी एज का एग्जाम पे आ गई है और क्यों अभी स्टडी करना चाह रहे हो। तो ये सारी की सारी डिपेंड करता है कि उसका कौन सी एप्लीकेशन उसके लिए हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि जो पेपर्स हैं वो लेके किसी वकील के पास जाके दिखाएं ताकि शायद आपको बेहतर एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम और वक्फे का, स्टे विद अस, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी जी आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? सवाल है कि मैंने फर्दर सबमिशन की हुई है, 1 साल 7 माह हो गए हैं, बार बार मेलें भी की हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बच्चे इधर सारे सेटल हैं, क्या करना चाहिए? बच्चे आपके सेटल हैं यहाँ पे, वीज़ा उनके पास है यहाँ पे? जी सबके पास है जी। और फर्दर सबमिशन आपने किस में किया, असाइलम मैटर में या कोई अपने वीज़े में? जी साइलम में। ओके राइट। जो आप कर रहे हैं वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर फर्दर सबमिशन करते हैं तो वो 2-3 माह के अंदर अंदर कम से कम कोई लेटर आ जाता है कि भाई आपका इंटरव्यू दोबारा कर रहे हैं या आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसको हमने कंसिडर किया है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जब मेरे ख्याल में लास्ट मार्च से ये इस मार्च तक 2 साल हो गए हैं जी, 1.5 साल हो रहा है, ये कोरोना का काफ़ी सारा डिले चल रहा है, लेकिन सबमिशन तो कंसिडर हो रही हैं सारी की सारी। आपने एमपी को रिक्वेस्ट की कि उनसे रब्ता करें या अपने वकील साहब से कहा कर रब्ता करें? वकील साहब कह रहे हैं कि बहुत मेलें की हैं, कोई जवाब नहीं आता। मतलब वो मेले कर रहे हैं ना? पिछले दिनों सुना था कि ये काम की कोई इजाजत देते हैं अगर साल से ज्यादा हो जाए, कोई ऐसी बात है? ओके, सुना नहीं था, वो फैक्ट है। अगर आपका असाइलम का केस पेंडिंग हो, आपने असाइलम क्लेम किया हो और आपका वो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया या अपना इंटरव्यू हो गया, तो फिर अगर 12 मंथ से ज़्यादा अगर आपके केस पेंडिंग हो तो आपके पास राइट है कि टू गेट द परमिशन फॉर द वर्क। लेकिन आपका केस में क्या है कि आपका असाइलम पेंडिंग नहीं है, असाइलम आपने क्लेम किया, वो रिफ्यूज़ हो गया, आप शायद कोर्ट में गए, कोर्ट से आपकी अपील शायद डिसमिस होगी होगी और उसके बाद आपने कुछ सर्टेन टाइम के दोबारा फर्दर सबमिशन डाल दी है। अब सवाल ये कि क्या वो कंसिडर करते हैं आपकी सबमिशन को या नहीं समझते, या आपकी जो सबमिशन जो फर्दर सबमिशन है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या आपके क्लेम को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एक पार्ट है। बट अगेन आपके पास राइट है, क्योंकि अगर आप जस्ट एज ए हाइपोथेटिकली एज ए लेमैन कंसिडर करें कि आपके माइंड में ये है कि जो असाइलम है वो भी 12 महीने है और जो मैंने फर्दर सबमिशन की है उस पर मुझे रिक्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आप अगर तमाम जो फैक्ट्स हैं वो बता के होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे काम की परमिशन दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। दो के अगर देखा जाए तो स्टेट फॉरवर्ड केस नहीं है, बट वो मज़ा फिर है कि अगर आप चैलेंजेबल केस को फाइट किया जाए, आप अपने वकील साहब से बोलें कि आप इसकी परमिशन अप्लाई करें, 12 महीने हो गई मैंने सबमिशन डाल दी, आप तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने उनको फर्दर चेज़ अप किया है
कि भी इसको डिसीजन लो या इंटरव्यू करो या आप इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, वो तमाम चीज़ें डॉक्टर से लगा के परमिशन मांगेंगे कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, नंबर 1 यहाँ पे हालात ख़राब जा रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक। नंबर 2 ये है कि मेरे अगर फैमिली है तो मैं उनको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। नंबर 3 ये कि मेरे पास काम की परमिशन नहीं है। केस मेरा जो फर्दर सबमिशन है वो 18 महीने से पेंडिंग पड़ी है। नंबर 5 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केस है कि हम सिंस 18 महीने से हम चेज अप कर रहे हैं कि हमें कॉल करो, हमारी बात सुनो, हमारा इंटरव्यू लो, आप नहीं ले रहे, तो एटलीस्ट मीन टाइम मुझे परमिशन दो कि मैं काम कर सकूं। जो आपकी कंडीशंस है उसमें पूरी कर रहा हूं कि इस घर में रहना मैं रह रहा हूं, अगर साइने की कंडीशन में फॉलो करने को तैयार हूं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे काम की परमिशन दें। जब डिसीजन देंगे तब मैं स्टॉप कर लूँगा अगर कोई ऐसा नुकसान होता तो। मेरे ख्याल में परमिशन रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई करें। और ताकि कि अगर आप काम पे होंगे, बिजी होंगे, तो मेंटली तौर पे आप लोग फिट हो जाएंगे। बिल्कुल आपको परमिशन मांगनी चाहिए। और जो आपका सवाल था कि 18 महीने क्या हो नहीं हो रहा, वो आपके पास अगेन सॉलिसिटर आपके पास ऑप्शन है, उसको चेज़अप करें, लोकल एमपी को रिक्वेस्ट करें। अगर वो भी नहीं होता तो फिर आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में प्रीएक्शन प्रोटोकॉल इशू कर दें कि हमारा सबमिशन डाली हुई है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, 18 महीने हो गए और कोर्ट में हम इसको लेके जा रहे हैं जुडिशरी में। अदरवाइज़ आपको ये 14 डेज़ का 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं डिसीजन करते तो हम ऑफ कोर्स वी विल फाइट इन द कोर्ट, दैट्स इट। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर सदा केस 2.5 साल का रिन्यू करने सेकंड टाइम का डला हुआ था, तो अभी तक 8 महीना पूरा होने आ गया। अभी तक इन लोगों ने ना एमपी से 2 बार हमने पुश किया, बोलते हैं कि अभी हमारा केस का कुछ भी हमने किया नहीं है, और तो जब हो जाएगा तब हम बोल देंगे। तो अब क्या करना चाहिए? आपका मेरी बहन केस क्या था? 2.5 साल का जो रिन्यू करके डालते हैं ना, एक बार 2.5 साल 10 साल का वीजा जो मिलते हैं, 2.5 साल का पहले डाला, फिर दूसरा 2.5 साल का। अच्छा, आप 10 साल की कैटेगरी में हो या 5 साल की कैटेगरी में? 10 साल की। 10 साल की, ओके। और आपको 6 महीने हो गए आपने बोला? 8 महीना पूरा होने 9वां महीने बैठा, अभी बैठ जाएगा। ओके 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 राइट। मेरे ख्याल में आप पहली बात आप परेशान ना हो। रीज़न कि आपका जो वीज़ा है या जो आपका 10 साल का जो टाइम है वो आपका काउंट हो रहा है। अगर आपको 6 महीने 8 महीने या साल के बाद वीज़ा मिलता है तो इसलिए जो टाइम आपका गुजरा है ये ज़ाया नहीं हुआ, ये आपकी लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर ये काउंट होता रहा है। अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, 6 माह में डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं हो रहा, लेटर भी नहीं भेजा, अपडेट भी नहीं किया आपको। लेकिन लेट से साल पे भी जाते हो या दोबारा उनको लेटर लिख दो कि ये मुझे प्लीज़ मैंने डाला हुआ केस, तो मुझे बताओ डिसीजन क्या आया है, या रीज़न बताओ। क्योंकि ऐसी बात है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको वीज़ा चाहिए कि क्या आपका एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा है कि वो कहता है शो करो, या आपने कहीं ट्रैवल करना है, या बच्चों को एडमिशन का इशू बना हुआ है, या कोई एम्प्लॉयर का इशू बना हुआ है। अगर तो ये कोई सर्कमस्टांसेस हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ भेजो कि देखिए मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है 8 माह से, बच्चों के स्कूल के एडमिशन का इशू है और स्कूल वाले ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक मुझे अब डिसीजन नहीं देते तो वी विल बी इन ट्रबल। सेम अगर आपका एम्प्लॉयर मांग रहा है तो सेम वो बता दो। अगर आपने किसी एमरजेंसी ट्रैवलिंग करनी है तब भी बता सकते हो। अब ये तो है कि रीजंस कि आप क्यों जल्दी डिसीजन मांग रही हैं, या आपका ये क्लेम है कि 6 माह में होम ऑफिस कहता क्यों नहीं दे रहा। ये एक ऑफ कोर्स आपका राइट है मांगने का, लेकिन अगर 8 माह हुए हैं ये हो सकता था डिले, बट कोई रीज़न है तो बता दें, या वरना नॉर्मल लेटर लिखते जाएं। और इस पर ज़्यादा आप अपने आप को ना स्ट्रेस पे ना लेके जाएं, आप रिलैक्स हों। आपका जो टाइम 6 माह का 8 माह का गुजरा है वो काउंट हो रहा है। अब आपने ये अपने सिर्फ ध्यान रखना है या माइंड में रखना है कि जिस दिन आपको फर्स्ट वीज़ा मिला था, जो भी टाइम था, जो भी डेट थी, फ्रॉम दैट डेट टू आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल होगी कि आप इंडेफिनिट अप्लाई करें। वो 4 एक्सटेंशन होती हैं, 3 होती हैं। सपोज करें जैसे उन्होंने अभी साल लगा दिया आपके डिसीजन लेते हुए, और अगली एक्सटेंशन फिर दोबारा साल लगा दें, और ये पता चले कि 3 एक्सटेंशन के बाद आपके 10 साल पूरे हो गए, तो यस आप क्वालिफाइड कर जाएंगी, आपको चौथी एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए आप उनको लेटर लिखें, सबसे पहले रिलैक्स हों, लेटर लिखें, और अगर कोई बात नहीं करते तो आप जो रीज़न्स है वो बता दें। अगर कोई बिल्कुल ख़ास बात नहीं है, वैसे चाहते हैं जल्दी वीज़ा आ जाए, तो फिर उसमें हर शायद कोई इतना ज़्यादा आपको कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। सर मैं 97 और 98 में आया था इस कंट्री में। राइट। तो मैं जी मैं सुन रहा तो मैंने असाइलम क्लेम किया था जब मैं आया था। तो मेरा ना असाइलम उस वक्त फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक। तो फिर मैंने जब ये लेक्सी की स्कीम निकली 2009 में मेरे ख्याल में, तो फिर मैंने ना लेक्सी में अपना जो केस है ना वो फिर मैं अप्लाई किया लेक्सी में। राइट। तो जब मैंने लेक्सी में अप्लाई किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो कंट्री छोड़ चुके हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इधर हूँ। राइट। तो उन्होंने ना मुझे जो है ना फिर रिफ्यूज कर दिया। फिर तो दोबारा फिर मेरे वकील ने लेटरें भेजी उनको काफ़ी, यानी कि अब लेटेस्ट क्या, लेटेस्ट सवाल क्या आपका, सवाल क्या? उनको अपीलें की, तो लेकिन उस वक्त कंसिडर ना हुआ। तो उसके बाद जो है ना मैं पकड़ा गया था 2010 में। 2010 में मैं पकड़ा गया था। तो फिर उन्होंने मुझे 2 वीक के बाद जो है ना मुझे रिलीज कर दिया। मेरे भाई सवाल क्या, लंबी बात होती जा रही है, सवाल के लेटेस्ट क्या किया आपने? फिर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर मेरे अभी जो है ना 22.5 साल हो गए मुझे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें मैंने जो है ना एप्लीकेशन कर दी और मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं, जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है मेरे। सवाल भाई क्या आपका, सारी बात समझ गए, सवाल क्या आपका? तो दूसरी बात ये है कि मेरा भाई है, वो भी 17 साल से इधर है, 17.5 साल से। तो उसके पास पासपोर्ट की कॉपी भी है। ओके, टीवी पे आंसर सुने, कंट्रोल प्लीज नेक्स्ट को पे करें। आप टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई प्लीज। राइट, ओके ओके। देखिए मेरे भाई, आपने जो ना इतनी सारी लंबी एक की है बात, उसका एक छोटा सा आंसर ये है कि आपने अपने 20 साल पूरे होने के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। जो आपके वकील साहब होंगे या सोलिसिटर होंगे या रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई होंगी, जो सारी बातें मुझे बता रहे हो। अब आप वेट करें, नॉर्मली 6 माह लगते हैं, साल भी लग सकता है। आप साल तक जो भी डिसीजन आता है, जो आपने एविडेंस दे दी है उस पर वो डिसीजन देंगे। पॉजिटिव आएगा तो मुबारक, नेगेटिव आएगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक। नंबर 2, आपके भाई की बात की। अगेन यूके के अंदर लॉ ये है कि लॉ के मुताबिक आपने कम अज़ कम यूके में 20 साल गुजारने हैं। अगर आपके पास वीज़ा ना हो तो 20 साल के बाद आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी, जो कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट वीज़ा 20 ईयर्स है, उस पर आप अंडर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कंसिडर हो। लेकिन मेरी हमेशा एडवाइस होती है क्लाइंट को कि आप यूके के अंदर 2 ऑप्शंस हैं। एक, आपके पास वीज़ा हो, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। आपको 10 साल हुए हैं, 12 साल हुए हैं, 17 साल हुए हैं, आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग होनी चाहिए। उसकी 2 रीज़न्स हैं। अगर आपको कल आपके भाई को कहीं स्टॉप होते हैं, कहीं वो रोकते हैं, तो क्या आंसर है? नथिंग। अगर आप ये कहते हो कि मैं वापस नहीं जा सकता, कौन सी रीजंस हैं? वो 20 साल के बाद भी कहनी है, वो भी कह सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल होता है जी, अभी फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं कि जी गुल साहब बताएं लेगसी कब आ रही है, या सुना है एमनेस्टी आ रही है। एमनेस्टी कोई अखबार में नहीं आती, ना कोई इसका कोई ऐसा आएगा कि आपको कोई चीज़ आएगी कि लो ये फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल करें। ये एक 6 माह से 8 माह से बल्कि साल से कह रहे हैं कि जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं इलीगल हैं, ये वीज़ा नहीं है, उनको एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। बहुत सारे केसों में देखा जा रहा है कि होम ऑफिस काफ़ी फेवरेबल हो रहा है डिसीजन देने में इन द फेवर ऑफ द क्लाइंट्स कि भाई इस बंदे ने 15-16 साल गुजार लिए हैं, ये इसकी डॉक्यूमेंट एविडेंस है, चलो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। जो 20 साल वाली बात है वो अंडर द इमिग्रेशन लॉ है, वो लॉ के मुताबिक है कि आपने 20 यहाँ पे गुजारे। यस, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द स्टेटस इन द यूके, सब्जेक्ट टू आप एस्टेब्लिश कर दें कि आपने कौन यहाँ पे 20 साल गुजारे हैं। और उसके अलावा ये नहीं कि अपने 20 साल नहीं पूरे किए तो अपने को एप्लीकेशन नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में आपके भाई को चाहिए कि वो इमीडिएटली वो एप्लीकेशन करे। गॉड नोज
कि कौन सा केस वर्कर है, किस पोजीशन में इसके केस को कंसिडर करता है, और अगर इनके ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश होते हैं कि इसने 17 साल यहाँ पे गुजारे, इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है, इसने वॉलंटरी काम किया है और वापस जाके इसके रहना सेटलमेंट बहुत मुश्किल है, तो देयर इज़ अ गुड चांस ही कैन गेट द वीज़ा। तो इसलिए बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट यू शुड गो टू द सॉलिसिटर, डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और कोई कोई एप्लीकेशन लाजमी करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल से पहले कंट्रोल सेक्शन के टाइम फिनिश। अगेन जैसे इंट्रो में कहा गया कि फ्रॉम 1 जुलाई से पोस्ट स्टडी वर्क, जिसको ग्रेजुएट्स रूट कहते हैं, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। जो लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट टियर 4 जनरल यहाँ पे हैं और जो अपनी वो डिग्री फिनिश करेंगे या मास्टर फिनिश करेंगे या पीएचडी करते हैं, तो उनके पास राइट है कि वो 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क के लिए एप्लीकेशन करेंगे और उसके अंदर वो ओपन वर्क परमिट होगा कि आपके पास राइट है कि आप अपने फुल टाइम काम करें, सेल्फ एम्प्लॉय अपना बिजनेस करें, आपके पास ओपन ये वीज़ा होगा। जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको भी साथ वीज़ा मिल जाएगा एज ए डिपेंडेंट ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क, विद इन कंट्री वो स्विच कर जाएंगे, उनके पास भी फुल टाइम जो काम करने की इजाज़त होगी। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं तो आप उस पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको किसी सेटलमेंट रूट के लिए फर्दर जाना चाहिए और वो जितनी जल्दी होएगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जल्दी डिसीजन लें और उसमें स्विच कर जाएं। तो अगले नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।